हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे आज हम करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपने पढ़ लिया और इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस, ये तीनों ही टॉपिक आप लोग कर चुके हो। और आज इन तीनों की हेल्प से ही हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो यहां पे हमने ये सरफेसेस लिए हैं, दीज सरफेसेस आर इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। ये इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस है। इस सरफेस के ऊपर आप जितने भी पॉइंट लोगे उन सब पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली जितने भी पॉइंट आप इस सरफेस के ऊपर लोगे उन सब के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली फॉर दिस सरफेस। पर ये जरूरी नहीं है कि तीनों सरफेस का पोटेंशियल सेम हो, तीनों का सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे वो कंडीशन लेके चल रहे हैं जहां तीनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जब यहां से यहां जाते हैं तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां से यहां जाएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। तो यहां पे हमने यही माना है कि लेट dV be the small potential difference between two adjacent surfaces। दो adjacent surfaces है, दो जो नजदीक वाली surfaces है उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है dV। and plus q be the test charge placed at point P। और जो टेस्ट चार्ज प्लस q है उसको हमने किसी पॉइंट P के ऊपर रखा हुआ है। and dr be the small distance through which test charge moves। और dr वो स्मॉल डिस्टेंस है जितनी एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, जितनी एक टेस्ट चार्ज ट्रेवल कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E at P is perpendicular to the equipotential surface। याद आ गया होगा आपको, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है P पॉइंट के ऊपर, उस पे वर्क डन कितना होगा, क्योंकि हम उसको मूव करवा रहे हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है यू नो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, देखो लेट वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस q into dv। q is the charge, dv is the potential difference, charge into potential difference is equal to work। और आगे हमने लगाया नेगेटिव साइन। नेगेटिव जो साइन है वो क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। दूसरी इक्वेशन हम और देखते हैं वर्क डन की। वी नो दैट वर्क डन इज, वर्क डन किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। वर्क डन हम देखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे भी वही एक्सप्रेशन लिखी है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा।
तो वर्क आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। यू नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो जहां पे F लिखा था वहां पे हमने पुट कर दिया क्यू ई। एंड यू नो वेरी वेल कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हमने वही लिखा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को हमने एक्सपेंड कर दिया, जैसे ही डॉट को हटाया क्या लग गया वहां पे cos थीटा। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई क्यू ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बना ली, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर लिया क्योंकि दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, दोनों इक्वेशन वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल होगी। तो हमने दोनों की राइट साइड को इक्वल रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया e cos थीटा, जो e cos थीटा है वो किसके बराबर आ गया, देखो इधर dv पड़ा था माइनस का और dr इधर आके डिवाइड हो गया। तो e cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr। अब जो e cos थीटा है दैट रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा कि जो cos थीटा जब लग जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और जिसके साथ sin थीटा लग जाता है वो वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो e cos थीटा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ s। ये जो s की डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि थीटा की जो साथ वाली लाइन होती है वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ये थीटा के साथ वाली लाइन जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, s की डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब s के अलोंग उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिख दिया es मींस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ s। so es is equal to minus dv over dr. This is the relation between electric field and electric potential where dv over dr is also called potential gradient. It is also called potential gradient. ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के नीचे डिस्टेंस आ जाए तो वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। जैसे पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, इसी तरह वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस हो जाता तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता, इसी तरह फोर्स अपॉन डिस्टेंस हो जाता तो फोर्स ग्रेडियंट बन जाता। तो ये dv ओवर dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो भी आपने इसी चीज को ड्राइव करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो वैसे तो यू नो वेरी वेल कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन फर्स्ट। हमें पहले वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो यू नो वेरी वेल कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन किसके बराबर होगा, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या करना है, कोई चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम करते हैं दो केस। पहले केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, हमने कोई पॉइंट मान लिया और उस पॉइंट के ऊपर हमने इन्फिनिटी से फर्स्ट चार्ज लेके आना है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है ए और इस ए पॉइंट के ऊपर हमने फर्स्ट चार्ज लेके आना है Q1, यानी कि इससे पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और हमने फर्स्ट चार्ज इन्फिनिटी से उठाना है और कौन से पॉइंट के ऊपर लेके आना है, ए पॉइंट के ऊपर लेके आना है। देन हाउ मच वर्क डन वी हैव टू डू, हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो इन ब्रिंगिंग
फर्स्ट चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। जब हमने Q1 चार्ज को ए पॉइंट के ऊपर लेके आना है तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा या कितना वर्क डन होगा, दैट इज 0। व्हाई 0? क्योंकि देयर इज नो चार्ज एट द पॉइंट ए, और जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, एंड वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो पोटेंशियल, और वेयर देयर इज नो पोटेंशियल देयर इज नो वर्क डन। तो वर्क होगा कैसे? जब यू नो वर्क जो होता है दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, और जब कोई पोटेंशियल ही नहीं हो रहा, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो वर्क डन कैसे होगा? तो अगर हमने फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट के ऊपर लेके आना है, देन देयर इज नो वर्क डन, और वी कैन से दैट द वर्क डन इज 0। तो टोटल वर्क डन इज 0 because there is no electric field at A, because all the charges are at infinity, क्योंकि सारे चार्ज इन्फिनिटी पे पड़े हैं ऑलरेडी। ए पॉइंट पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, हमने तो फर्स्ट चार्ज को लेके आना है, उससे पहले तो चार्ज है ही नहीं, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वर्क डन कैसे होगा? तो हमने अगर फर्स्ट चार्ज को लेके आना है देन देयर इज नो वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो गया 0, और वर्क डन 0 है then potential energy is also 0, क्योंकि energy is equal to work done, तो potential energy is equal to 0। now ये तो फर्स्ट केस था जब हमने फर्स्ट चार्ज को उठा के ले गया है। अब क्या हो गया, Q1 चार्ज ए पॉइंट पे पहुंच गया है, अब हमने किसी सेकंड चार्ज को Q2 चार्ज को हमने बी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, तो हम सेकंड केस कर रहे हैं इसका, इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। हमने सेकंड चार्ज को उठाना है और कहां पे लेके आना है, बी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, देन हाउ मच वर्क डन वी हैव टू डू, हमें कितना काम करना पड़ेगा? तो सपोज Q1 इज एट पॉइंट ए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि Q1 चार्ज ऑलरेडी ए पॉइंट पे पहुंच गया है, ऑलरेडी ए पॉइंट पे पड़ा है वो, हमने तो Q2 चार्ज को बी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, तो एंड वी हैव टू ब्रिंग Q2 at B from infinity। अब Q2 infinity पे था, उसको B पॉइंट पे लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1। अब देखो चार्ज ऑलरेडी पड़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, तो उस Q1 चार्ज के कारण B पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है? तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 is given by the equation this, V is equal to 1/4 pi epsilon naught। चार्ज कितना बड़ा है Q1, और A पॉइंट और B पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, दैट इज R12, तो हमने नीचे लिख दिया डिस्टेंस R12। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो यू नो कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, और चार्ज कौन सा? जिसको हम इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज W, एंड W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा? जिसको लेके आ रहे हैं उस चार्ज की बात हो रही है, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वर्क आ गया हमारे पास पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज कौन सा है Q2, तो हमने Q2 लिख दिया यहाँ पे। अब यू नो ये वर्क आ गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, और यू नो वेरी वेल कि पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done in bringing the charge from infinity to their respective position। so this work done is stored in the form of potential energy। ये वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है, सो U is equal to W
that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12. So this is the potential energy, electrostatic potential energy in bringing the charge Q2 from infinity at point B. हमने क्या किया था इसके अंदर, किसी चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से उठा के कौन से पॉइंट पे लेके आए थे, बी पॉइंट पे। तो हमें वर्क डन करना पड़ा और वो वर्क डन जो है किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि अगर हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है किसी पॉइंट बी के ऊपर, तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन जो है स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वो वर्क डन इक्वल होगा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और जो पीछे वाले टॉपिक हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।